चलिए guys, let us continue with our lecture on solution. In the last lecture, we had discussed about some numerical problems based on the concept of Vento factor. मैंने कुछ numerical problems discuss करे थे on the basis of Vento factor. थोड़े से complex numerical problem, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. आज हम और एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. We'll discuss some advanced level questions and we'll try to understand numericals for our competitive exams. जो competitive exams में numerical आते हैं उस तरह के numericals को समझने की कोशिश करेंगे. खास बात, इन numericals को करते समय हमें जो थ्योरी है, जो concepts और fundamentals है, उनको बारीकी से समझना होगा. अगर कंसेप्ट और फंडामेंटल्स और थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल हमेशा बन जाएगा. न्यूमेरिकल बनने में कभी समस्या नहीं आएगी. चलिए, लेट अस स्टार्ट डीलिंग सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड अगेन विल डील विद सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल. स्टडी पैकेज से जो हमारे न्यूमेरिकल से उसको डिस्कस करेंगे. ओपन योर स्टडी पैकेज, ओपन योर स्टडी मटेरियल एंड नाउ टुडे विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 of your study package. चलिए, मैं इनफैक्ट क्वेश्चन भी लिखता हूं. That is our study package. हाँ, तो what does question says? Question says that 20 gram of glucose, 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Is dissolved in 100 gram of water. And we are given with Kb, .52 Kelvin per mole. We are given with Kf, 1.86 Kelvin per mole, and that is at room temperature. जो कंडीशंस है रूम टेम्परेचर पर है. प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. और हमें डेल्टा टीबी गिवन है 0.57 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से टीबी भी गिवन है. मतलब boiling point of solution is 100.57 degree Celsius and we are given with delta TF. हमें delta TF भी given है. delta TF is 2 degree Celsius and TF will be -2 degree Celsius. This all data is given to us. ये सारा का सारा डाटा हमें गिवन है. अब बेस्ड ऑन दैट डाटा, इस डाटा के आधार पर, बेस्ड ऑन दैट डाटा वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ आइस. हम कहते हैं if it is cooled to -10 degree Celsius, then what mass of ice would freeze out?
ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व करा जा रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और हमें उसके लिए Kb गिवन है, हमें Kf गिवन है, हमें डेल्टा Tb गिवन है, हमें Tf गिवन है, डेल्टा Tf गिवन है, सारी चीजें गिवन है। अब वो कह रहा है इफ इट इज कूल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस, अगर इस सॉल्यूशन को -10 डिग्री सेल्सियस तक कूल करा जाए, ठंडा करा जाए, देन व्हाट मास ऑफ आइस वुड फ्रीज आउट, वहां पर कितना मास आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है बड़ा आसान, थोड़ा सा समझने का फर्क है। मैं इसी कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, समझेंगे। देखेंगे मेरा एक सॉल्यूशन है एंड दैट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन बना लिया जा रहा है रूम टेम्परेचर पर। अब इस सॉल्यूशन को ठंडा करा जा रहा है, कूल करा जा रहा है, और कूल कर -10 डिग्री सेल्सियस तक ले आ जा रहा है, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करा जा रहा है। कैसे करा जा रहा है मैं समझाता हूं। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में एक हमारा सेपरेट पोर्शन होता है फ्रिज का, फ्रीजर का। उस फ्रीजर में द टेम्परेचर लाइज इन द रेंज ऑफ 0 to 20, 0 to -20, -30 डिग्री सेल्सियस। वहां पर जो टेम्परेचर रेंज होती है 0 से -20, -30 के बीच में होती है। अब मैं उस सॉल्यूशन को उस फ्रीजर में ले जाकर रख देता हूं। जब मैं उस सॉल्यूशन को फ्रीजर में जाकर रख दूंगा, देन सपोज उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 से कम होगा 20, 5, 0, -2, -3, -6 और -10। -10 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको कूल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उस कंडीशन में कितना मास आइस का फ्रीज हो गया होगा, इस बात को हमें बताना है। देखिए मैं इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझाता हूं। जस्ट इमेजिन ए प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर को इमेजिन कराते हैं। देखिए क्या होता है जब हम प्योर वाटर को रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में जाकर रखते हैं। सपोज प्योर वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं प्योर वाटर को फ्रीजर में जाकर रख दूंगा, रेफ्रिजरेटर में जो चिलर है, जो फ्रीजर है, वहां पर ले जाकर रख दूंगा, तो व्हाट विल हैपन अगेन, वहां पर उस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट होगा। 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 और 5 से 4, 3, 2, 1 और अंत में 0। And at 0 degree Celsius that water will start freezing. वह वाटर फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब उस वाटर का टेम्परेचर और नहीं डिक्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर that water will start freezing, और अब उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक? जब तक सारी का सारा पानी बर्फ में ना कन्वर्ट हो जाए, सारा का सारा वाटर आइस में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, टेम्परेचर और घटना स्टार्ट करेगा। पर अब टेम्परेचर आइस का घटेगा। वाटर तो वहां से खत्म हो गया है, वाटर तो सारा फ्रीज हो गया है, वाटर सारा आइस बन गया, और अब जो टेम्परेचर घटेगा वो आइस का घटेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वह कांस्टेंट हो गया था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर विल स्टार्ट फ्रीजिंग, सारा का सारा पानी जब तक बर्फ में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
और जैसे ही सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, देन द टेम्परेचर अगेन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, बट नाउ द टेम्परेचर विल डिक्रीज. किसका डिक्रीज करेगा? आइस का डिक्रीज करेगा. इस तरह से वाटर फ्रीज होता है. और अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है. क्या सॉल्यूशन के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, सॉल्यूशन के साथ ऐसा कभी नहीं होता. जस्ट इमेजिन दैट सॉल्यूशन. आप इस सॉल्यूशन को लेकर जाकर फ्रीजर में रख दें, चिलर में जाकर रख दें. 25 डिग्री सेल्सियस से 20, 10, 5, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी यह सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है. 0 से 1 -1 सॉरी 0 से -1 आ जाएगा. -1 पर भी है टेम्परेचर -2 है, -1 पर भी है सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस और -1 के बाद -2 डिग्री सेल्सियस. और अब -2 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रीजिंग. सॉल्यूशन फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा. अब देखिए सॉल्यूशन में दो चीजें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. हम कहते हैं सॉल्यूट विल नेवर फ्रीज. सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूट कभी फ्रीज होता ही नहीं. जो फ्रीज होता है वह सिर्फ सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रीज होते हैं. सॉल्यूट के पार्टिकल्स कभी फ्रीज ही नहीं होते, वह फ्रीज होता ही नहीं. जो भी फ्रीज हो रहा है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रीज हो रहे हैं. जो भी मास आइस में कन्वर्ट हो रहा है सॉल्यूशन का, वह मास आइस का है. वह मास सॉल्वेंट पार्टिकल्स का है. जो भी मास आइस में कन्वर्ट हो रहा है सॉल्यूशन का, वह मास सॉल्वेंट पार्टिकल्स का है. सॉल्यूट पार्टिकल्स तो कभी फ्रीज होते ही नहीं. ठीक है. अब जब जैसे ही -2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो वहां पर सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल गेट फ्रीज. कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाए. जैसे -2 पे टेम्परेचर पहुंचा, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल गेट फ्रीज. कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे. और जब कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम हो जाएगा. जो मेरा सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम हो जाएगा. और सॉल्वेंट के कम हो जाने से उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कम हो जाएगी. उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कम हो जाएगी. कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रीज कर गए हैं. सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्रीज करने से सॉल्वेंट वहां से कम हो जाएगा. सॉल्वेंट के कम हो जाने से सॉल्यूशन की मोलैलिटी कम हो जाएगी. और मोलैलिटी के कम हो जाने से सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कम हो जाने से मोलैलिटी बढ़ जाएगी. आई रिपीट इट. जैसे ही कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज होंगे वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कम हो जाने से मोलैलिटी बढ़ जाएगी. मोलैलिटी विल इंक्रीज. और मोलैलिटी के बढ़ जाने से डेल्टा TF भी बढ़ जाएगा. मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और खोलकर लिख देता हूं. ऑब्जर्व इट. जैसे ही -2 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन पहुंचेगा, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल गेट फ्रीज. कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे. और जब कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे तो वहां से सॉल्वेंट कम हो जाएगा. सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो WA कम हो जाएगा. WA के कम हो जाने से मोलैलिटी बढ़ जाएगी. मोलैलिटी के बढ़ जाने से डेल्टा TF भी बढ़ जाएगा. और डेल्टा TF के बढ़ जाने से
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और कम हो जाएगा। जो -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। डेल्टा TF के बढ़ जाने से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और कम हो जाएगा। अब वो -2 पर फ्रीज ना होकर -3 पर होगा, -3.2 पर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। हम कहते हैं जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूशन से कम होती जाएगी। और जैसे जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूशन से कम होता जाएगा, सॉल्यूशन का मोलैलिटी बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन का मोलैलिटी बढ़ता जाएगा तो डेल्टा TF बढ़ता जाएगा, और डेल्टा TF बढ़ता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और कम होता जाएगा। -3.2 के बाद -4, -7, -8, इस तरह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता है। हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑलवेज फ्रीज, सॉल्यूशन विल ऑलवेज फ्रीज ओवर ए टेम्परेचर रेंज, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉल्यूशन एक टेम्परेचर की रेंज में फ्रीज करते हैं। दे नेवर फ्रीज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, they have no sharp freezing point। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट शार्प था क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था, पर सॉल्यूशंस का कभी कोई शार्प फ्रीजिंग पॉइंट होता ही नहीं। they always get freeze at over a temperature range। सॉल्यूशंस हमेशा एक टेम्परेचर रेंज में फ्रीज होते हैं, उनका कोई शार्प फ्रीजिंग पॉइंट कभी नहीं होता। इस तरह से we used to say solvent molecules के जैसे ही फ्रीज होता जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट कम होता जाएगा सॉल्यूशन से, मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, मोलैलिटी के बढ़ जाने से डेल्टा TF बढ़ता जाएगा, डेल्टा TF के बढ़ जाने से फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है -10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्वेंट बचा होगा, सॉल्यूट तो फ्रीज करेगा ही नहीं, -10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्वेंट बचा होगा, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होगा। उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं दोबारा बताता हूं, कंसेप्ट कह रहा है कि भाई -10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्वेंट बचा है, कुछ सॉल्वेंट तो फ्रीज हो गया है, जितना भी सॉल्वेंट -10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन में बचा हुआ है, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी तो वो बचा हुआ है। ठीक है, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होगा। दैट्स द ओनली कंसेप्ट। अब मैं इसी कंसेप्ट से इसी न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करता हूं, जरा देखेंगे। मैं कहूंगा एट -10 डिग्री सेल्सियस whatever be the solvent in the solution, the freezing point of that solvent will be -10 डिग्री सेल्सियस। जहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं, और खास बात बताता हूं अभी, मैं पहले उस बात को लिख देता हूं। सॉल्यूशंस
have no sharp freezing point. इनका कोई शार्प फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा. दे freeze or a temperature range or a range of temperature. अब -10 डिग्री सेल्सियस पर जो भी सॉल्यूशन में बचा है, जो भी सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 है. तो मैं लिखता हूं, मतलब that is TB is equals to -10 degree Celsius. Whatever be the solvent in the solution, the freezing point of that solution और या solvent, freezing point तो solution कहाँ जाएगा, बात अलग है कि उसमें से होगा फ्रीज सिर्फ solvent ही. Whatever will be the solvent, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस. मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस. मैं यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन लिख देता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए. will be -10. Whatever be the solvent in the solution, -10 डिग्री सेल्सियस पर जो भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा -10 डिग्री सेल्सियस होगा. और TB नॉट हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से डेल्टा TB आ गया 10 डिग्री सेल्सियस. और डेल्टा TF is equals to KF into M. मतलब KF की वैल्यू हमारे को गिवन है. Where is KF? 1.86. वेट ऑफ सॉल्यूट 20. ग्लूकोज का मोलिकुलर मास इज 180. वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम्स. तो यहां से सॉरी weight of solvent we have to calculate. Delta TF is 10 डिग्री सेल्सियस. हमें ये निकालना है कि जब डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर कितना सॉल्वेंट बचा है. जब डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस कब है, जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस है. तो जब डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर कितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन में बचा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. निकालते हैं. 10 डिग्री इंटू 20 इंटू 180 अपॉन 1.86. सॉरी, इसको इस तरह से कैलकुलेट करना नहीं जाएगा. हमें WA निकालना है. 1.86 इंटू 20 अपॉन 1000 ले लेते हैं तो ग्राम्स में आ जाएगा. अपॉन 10 इंटू 180. 0 से 0 will get 1.86 into 20 upon 200 upon 80. मैं इसी को सॉर्ट आउट कर देता हूँ by using calculator. (1.86) into 200 divided by 80. That's come out to be 20.66. Observe it.
that is the mass of solvent remaining, mass of solvent remaining at -10 डिग्री सेल्सियस। इतना मास सॉल्वेंट का बचा होगा। टोटल मास कितना था सॉल्वेंट का? 100 ग्राम। -10 डिग्री सेल्सियस पर कितना बचा होगा? सिर्फ 20.6 ग्राम। तो कितना मास फ्रीज हो गया होगा? मास फ्रीज आउट कितना मास आइस बन गया होगा? 100 ग्राम -20.6 ग्राम comes out to be 4 9 79.4 gram mass of ice freeze out. That will be the mass of ice freeze out. इतना मास आइस का फ्रीज हो गया, मतलब इतना मास वहां पर आइस में कन्वर्ट हो गया होगा और अब सिर्फ सॉल्यूशन में 20.6 ग्राम सॉल्वेंट बचा होगा और सॉल्यूट बचा होगा। सॉल्यूट तो कभी फ्रीज नहीं होगा, सॉल्यूट बचा होगा और 20.6 ग्राम सॉल्वेंट बचा होगा। तो टोटल कितना बचा होगा? टोटल सॉल्यूशन रिमेनिंग at -10 डिग्री सेल्सियस 120 ग्राम था टोटल सॉल्यूशन। 100 + 120 उसमें से 79.4 ग्राम फ्रीज हो गया। कितना बच गया? 40.6 ग्राम। इतना मास सॉल्यूशन का बच गया होगा। इनफैक्ट हम कहते हैं सॉल्यूशन कभी 100% फ्रीज ही नहीं होता। कोई सा भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो 100% फ्रीज हो जाए। नो सॉल्यूशन गेट फ्रीज 100%। कोई सा भी सॉल्यूशन 100% फ्रीज होता ही नहीं। कुछ ना कुछ वहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमेशा बच जाते हैं। सॉल्यूट तो कभी फ्रीज होगा ही नहीं सॉल्यूशन में, पर वहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ हमेशा से बच जाएंगे। कभी 100% वह सॉल्यूट 100% सॉल्यूशन कभी फ्रीज ही नहीं होगा। मैं लिख दूं इस बात को भी। नो सॉल्यूशन get freezes up to 100%। पूरा सॉल्यूशन कभी कोई फ्रीज होता ही नहीं। ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझने का फर्क है। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं इसका एक पार्ट और कराता हूं। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। चलिए मैं इसी समय एक पार्ट और कराता हूं, इसी सॉल्यूशन का, इसी क्वेश्चन का।
जिस तरीके से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, ठीक उसी तरीके से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। अब मैं इसी के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराता हूं। हम कहते हैं if it is boiled to, if it is boiled to, that is my first part, if it is heated to 105 degrees Celsius, then calculate the mass of solution remaining. सॉल्यूशन का कितना मास बचा होगा वो निकालना है। अगर इस सॉल्यूशन को 105 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करा जाए तो उस कंडीशन में जितना मास बचा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, निकालते। अब देखिए, सॉल्यूशन का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट था ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट का। वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस अचीव होता है, सारा का सारा पानी वहां पर बॉईल करने लगता है, बड़ी तेजी से उबलने लगता है, इवेपोरेट करने लगता है। और वहां पर पानी का टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, वहां पर टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। 100 डिग्री सेल्सियस पर वह गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। पर सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं होता है। आप सॉल्यूशन को हीट करेंगे 25 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉईल नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.57 डिग्री सेल्सियस है। वह इतने पर बॉईल करेगा, 100 पर बॉईल नहीं करेगा। और 100 के बाद 100.57 डिग्री सेल्सियस जैसे ही अचीव होगा, वहां पर सॉल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। At 100.57 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग। अब वंस अगेन, जैसे ही इतना टेम्परेचर अचीव होगा, वहां पर सॉल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। पर सॉल्यूट पार्टिकल्स तो कभी इवेपोरेट ही नहीं करते, वो तो नॉन वोलेटाइल है, उनकी इवेपोरेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। वो तो गैस में कन्वर्ट होंगे नहीं, वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं। इवेपोरेट कौन से पार्टिकल होंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट। सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। और जैसे ही 100.57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, वहां पर कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे। और जब सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाने की वजह से सॉल्यूशन की मोलैलिटी बढ़ जाएगी। और सॉल्यूशन की मोलैलिटी बढ़ जाने से डेल्टा टीबी भी बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन की मोलैलिटी के बढ़ जाने से डेल्टा टीबी बढ़ जाएगा, और डेल्टा टीबी के बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब वो 100.5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज बॉइल ना होकर वो हो सकता है 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो,
अब वो 100.57 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ना होकर हो सकता है वो 102 पे बॉयल हो, 102.5 पे बॉयल हो। सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कम हो जाने से मोलैलिटी बढ़ जाएगी, मोलैलिटी के बढ़ जाने से डेल्टा टीबी बढ़ जाएगा, डेल्टा टीबी के बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। वंस अगेन दैट सॉल्यूशन बॉइल्स एट ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, वह सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, वह टेम्परेचर रेंज में बॉइल करेगा। मैं लिखता हूं सॉल्यूशन has no sharp boiling point. It boils over a range of temperature. Over a range of temperature. अब वही कंसेप्ट 105 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस पर वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एक 105 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट है, जो भी कुछ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी 105 डिग्री सेल्सियस। उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह 105 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन में है, सॉल्यूट तो कभी बॉयल होगा नहीं, बॉयल होंगे से सॉल्वेंट, तो जो भी सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 105 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस होगा मतलब TB इज इक्वल्स टू 105 डिग्री सेल्सियस। TB नॉट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TB आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब वही कंसेप्ट, डेल्टा TB हमें पता है 5, KB फॉर वाटर इज 0.52, weight of solute is 20, molecular mass is 180 and weight of the solvent we have to calculate। जब डेल्टा TB 5 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर कितना सॉल्वेंट बचा होगा वो हमें निकालना है। दैट मीन्स WA .52 into 20 into 1000 divided by 180 into 5। मैं इसी समय इसको कैलकुलेट कर कैलकुलेटर से लिख देता हूं टू सेव आवर टाइम, और यहां से 0.52 into 20 into 1000 into 180 into 5, sorry 0.52 into 20 into 1000 divided by 180 divided by 5, 11.55 ग्राम। इतना सॉल्वेंट वहां पर बच गया होगा। That much solvent will left at 105 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस पे इतना सॉल्वेंट बचा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 105 डिग्री सेल्सियस, जब तो इतना बचा हुआ है। अब कितना हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग, सॉल्यूशन का कितना मास बचा हुआ है।
तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना था, पहले निकाल लेते हैं। मास इवेपोरेटेड, इवेपोरेटेड कितना हुआ है मास, तो सॉल्वेंट कितना था टोटल 100 ग्राम, बचा कितना है 11.5 ग्राम, कितना इवेपोरेट हो गया 88.5 ग्राम सॉल्वेंट का मास इवेपोरेट हो गया। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विल गेट इवेपोरेटेड, इतना मास इवेपोरेट हो गया होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग, मास ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग, भाई सॉल्वेंट कितना बचा है 11.5 ग्राम, सॉल्यूट इवेपोरेट होगा नहीं, कितना बचा है 20 ग्राम, दैट मींस 31.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वहां पर बच गया होगा। दैट मच ऑफ सॉल्यूशन विल लेफ्ट बिहाइंड, 31.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ऑब्जर्व इट, ध्यान से समझा जाए। वंस अगेन वही बात, यह सॉल्यूशन कभी पूरा इवेपोरेट ही नहीं होगा, जैसे सॉल्यूशन कभी फ्रीज नहीं होगा पूरा, ऐसे ही यह सॉल्यूशन कभी इवेपोरेट नहीं होगा, कभी बॉयल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सॉल्यूशन को हीट करें, बॉयल करें और वहां से वह बर्तन खाली हो जाए, नहीं, वह सॉल्यूशन बच जाएगा। That's the concept of that solution. That's the advanced level problem. कई बार इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव जेईई एडवांस और नीट के क्वेश्चन लेवल्स में, नीट के एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्कस करता हूँ। खास बात, इसमें वेक्टर फैक्टर का कोई यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जो सॉल्यूट था वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, तो वेक्टर फैक्टर का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लगाया गया। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए, नाउ मूव ऑन to the next numerical. इस न्यूमेरिकल में एक ही कंसेप्ट था, जिस टेम्परेचर पे हमें निकालना है कितना सॉल्यूशन का मास बच गया है, तो उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में जो भी बचा हुआ होगा वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए, let's move on to the next question. Question number 33 of your study package. Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of
CH3 CH2 Cl COOH. Cl COOH is added to 250 gram of water. And we are given with KF. KF हमें given है 1.86 केल्विन पर मोल, और हमें KA is given, that is 1.4 into 10 to the power minus 3. ये डाटा हमारे को गिवन है। अब देखिए खास बात, my solute is an electrolyte. solute इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है। तो यहां पर वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। K is the dissociation constant of acid. K क्या होता है? Dissociation constant of acid. That is my acidic acid. Sorry, that is my acid. यह मेरा एक acidic यह मेरा एक acid है and it undergoes dissociation. यह dissociate होगा और इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा। हमें निकालना क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कब? जब 10 ग्राम डिसॉल्व करा गया है 25 ग्राम 250 ग्राम ऑफ वाटर। जब 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी दैट इज 2500 ग्राम ऑफ वाटर, इतने ग्राम में डिसॉल्व करा गया है, तो उसके लिए हमें इसका डेल्टा टीएफ बताना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो वेंटो फैक्टर कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। हम कहते हैं किस तरह से डिसोसिएट होगा। CH3 CH2 COH will dissociate in that manner. इस तरह से डिसोसिएट होगा, तो n की वैल्यू विल बी 2, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब खास बात, सबसे पहले मोलैलिटी को निकाल लिया जाए। WB MB into 1000 by weight of solvent in grams. तो WB is 10 ग्राम, यस। MB इसका मॉलिक्यूलर मास मैं इसी समय सॉर्ट आउट करके लिख देता हूं। It's come out to be 122.2, sorry 122.5. That will be 100 by 120.5, और मैं इसको इसी समय कैलकुलेट कर देता हूँ। 100 by 122.5, that's come out to be 0.816. अब let us calculate calculated colligative property. Calculated colligative property मतलब delta TF is equals to KF into M. KF is what?
1.86, मोलैरिटी इज 0.816, सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसी समय, इनटू 1.86, that's come out to be 1.51, 1.51. Let me check. Yeah, लीजिए, that is my delta T. That is calculated delta T. Now we have to calculate observed delta TF, actual delta TF. I is equals to observed delta TF upon calculated delta TF. अब डेल्टा TF कैलकुलेटेड तो आ गया, I नहीं है हमारे पास, हमें I निकालना होगा और I के लिए मुझे अल्फा निकालना होगा। अल्फा के लिए मुझे Ka गिवन है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C is a molarity and alpha is degree of dissociation. Up. Once again, it is a very diluted solution. 10 ग्राम प्रेजेंट है, 250 ग्राम, सॉरी 2500 ग्राम, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 2500 ग्राम सॉल्वेंट में. इट्स अ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम कहते हैं मोलैरिटी is approximately equals to molarity, और हम कहते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा. भाई जब सॉल्यूट है ही बहुत कम, 10 ग्राम मात्र, तो डिसोसिएट भी तो कम ही होगा, कोई ज्यादा डिसोसिएट तो होगा नहीं. डिसोसिएशन मतलब जो अल्फा की वैल्यू है बहुत ज्यादा तो आएगी. चलिए मैं इसको भी होल्ड करता हूँ, मैं पहले यहाँ से मोलैरिटी का लिख देता हूँ. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.816. और अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अल्फा इज very small. अल्फा जो होता है बहुत ही कम होता है, और जब अल्फा कम होता है तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ले लिया जाता है. तो यहां से Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा. तो यहाँ से Ka अपॉन C इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से Ka बाय C इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर. वैल्यू जानते हैं, Ka की वैल्यू 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन C इज 0.816. सॉर्ट आउट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. 1.4 डिवाइडेड बाय 0.816, दैट्स कम आउट टू बी 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो इसको मैं 0.17 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख लेता हूँ, और अंडर रूट ऑफ 0.17 निकाल लेते हैं. अंडर रूट ऑफ 0.17, दैट्स कम आउट टू बी 0.41 इंटू 10 की पावर माइनस 1. लीजिए
दैट इज माय अल्फा, कितना आ गया 0.041 अल्फा की वैल्यू 0.041। आई निकालना है, डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, अल्फा इज निकाल लिया 0.041, n is 2 minus 1, that's come out to be 1.041, I आ गया 41 डेल्टा TF, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.41 into calculated delta TF is 1.51, that is observed delta TF, और इसी समय मैं मल्टीप्लाई कर लिख देता हूँ, what will get 1.51 into 1.04 will get 1.57. That will be the delta TF, actual delta TF. Check it. इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे को चेंज था। क्वेश्चन में चेंज क्या था? इस बार हमारे को चेंज ये था कि हमारे को के ए गिवन था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यहां से अल्फा निकालना था और अल्फा निकालकर आई निकालना था। सबसे पहले मैंने मोलैरिटी निकाला, फिर कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ निकाला। ये कैसे डिसोसिएट हुआ देखा, इनकी वैल्यू 2 आ गई। के ए का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है, पर इट इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। और अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा भी क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होगा। देखो ना 0.041 आ रहा है, 1 में से माइनस करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0.041। तो ये जब आ रहा है जब अप्रोक्सीमेशन ले रखी है, नहीं तो अल्फा और छोटा आता है। तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, कैलकुलेशन आसान हो गई। अल्फा की वैल्यूज को निकाल लिया सब्स्टिट्यूट कर अल्फा से आई और आई से ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी। इन दैट मैनर वी यूज्ड टू सॉर्ट आउट दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए।